हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारन आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं अपने फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के प्रीवियस ईयर जो इतने भी ओल्ड पेपर हुए हैं उन ओल्ड पेपर की वो सॉल्यूशन की बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो ओल्ड पेपर में है वो अपने आए थे और कौन से क्वेश्चन है वो दोबारा अपने इस जो कल एग्जाम है इस एग्जाम के अंदर है वो आएंगे, उनके बारे में वो अपन चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी अपने क्लासमेट्स हैं उन क्लासमेट्स के पास में इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी है वो इन सब का फायदा मिल सके। अगला अपना नेक्स्ट एग्जाम सेमेस्टर होगा थर्ड सेमेस्टर, उस थर्ड सेमेस्टर की भी क्लासेज है वो नेक्स्ट वीक से शुरू कर दी जाएगी आपको। तो थर्ड सेमेस्टर का एक संपूर्ण सिलेबस आपको क्लास वाइज है वो प्रत्येक वीडियो टॉपिक के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसलिए थर्ड सेमेस्टर और आगे भी जो सेमेस्टर है उनके लिए भी अपने क्लासेज है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो शुरू करते हैं अपन आज के पेपर सॉल्यूशन का और सबसे पहले अपन पेपर देखेंगे, वो बात करेंगे अपन पेपर के। ये अपना पेपर है वो पिछले साल हुआ था, उस पेपर की बात करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन आए थे, इसके अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशंस की। किसकी बात करेंगे? डेफिनेशंस की बात करेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशंस है वो अपने एग्जाम में आई थी। तो फर्स्ट है अपनी बायो एजेंट्स। क्या है? बायो एजेंट्स। बायो एजेंट्स की बात करें तो बायो एजेंट्स होते हैं वो लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। बायो एजेंट्स जहां पर भी आए तो आप ध्यान रखना कि लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे होते हैं? बायो एजेंट्स होते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं और कैसे होते हैं? लाभदायक होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। कैसे होते हैं? ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं। ये पौधों के रोग कारक पैथोजन को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? बायो एजेंट्स होते हैं ये किसको नियंत्रित करते हैं? तो ये रोग कारकों को नियंत्रित करते हैं। किसको नियंत्रित करते हैं? रोग कारकों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। रोग कारकों को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, उनको फैलने से रोकते हैं। रोग कारक होते हैं जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस को फैलने से रोकते हैं। पैथोजन को फैलने से रोकेंगे तो अपने रोग होंगे, उन रोगों के प्रकोप को भी है वो क्या करेंगे? कम करेंगे। ये प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, परजीविता, हाइपर पैरासाइटिज्म, प्रतिजैविक उत्पादन, एंटीबायोसिस तथा एंजाइम लाइटिक एंजाइम्स द्वारा रोग जनकों का दमन करते हैं। बायो एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? रोग जनकों के साथ में कंपटीशन करते हैं। क्या करते हैं? रोग जनकों के साथ में वो कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन करते हैं तो क्या होते हैं कि रोग जनक है वो इनका प्रभाव कम हो जाता है। बायो एजेंट्स है वो रोग कारकों के प्रभाव को दबा देते हैं। वे उनके साथ में परजीविता करते हैं। परजीविता का मतलब क्या होता है कि जो पैथोजन होते हैं पैथोजेंस के ऊपर पैथोजेंस होते हैं, इन पैथोजन के ऊपर है अपने बायो एजेंट्स परजीवी के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं? परजीवी के रूप में रहते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? परजीविता बोलते हैं, हाइपर पैरासाइटिज्म बोलते हैं। पैथोजन होते हैं ये अपने होस्ट प्लांट के ऊपर परजीवी रहते हैं और जो पैथोजन है उनके ऊपर परजीवी कौन रहेंगे? बायो एजेंट्स परजीवी रहेंगे। पैथोजेंस को है वो बायो एजेंट्स क्या कर देंगे? कमजोर कर देंगे। फिर मैं बात करूं तो इनके प्रतिजैविक उत्पादन ये है, ऐसे एंटीबायोसिस पदार्थों का रिलैक्स करते हैं। बायो एजेंट्स होते हैं बायो एंटीबायोसिस पदार्थों को, प्रतिजैविक पदार्थों को क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, उनको है वो स्त्रावित करते हैं, जिससे क्या होते हैं अपने पैथोजेंस होते हैं पैथोजन का नियंत्रण हो जाता है। उसके अलावा ये एंजाइमों के द्वारा भी है वो इनको नियंत्रित करते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी होगा, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस हो गया, बेसिलस सबटिलस हो गया। तो ये है अपने प्रमुख बायो एजेंट्स होते हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और बेसिलाई सबटिलिस। ये क्या करते हैं? अपने बायो पैथोजेंस को है वो नियंत्रित करते हैं। पैथोजन को नियंत्रित कैसे करते हैं? या तो उससे कंपटीशन करेंगे, प्रतिस्पर्धा करते हैं, या हाइपर पैराटिज्म उसके ऊपर है वो क्या रहेंगे? परजीवी के रूप में रहेंगे। या फिर मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं? एंटीबायोसिस का है वो उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट अपनी आती है कैप्सिड। क्या आती है? कैप्सिड। कि कैप्सिड क्या होता है? तो कैप्सिड की मैं बात करूं तो अपन ने वो कल बात की थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसमें अपने कैप्सिड अपन ने बात की थी कि जो अपने वायरस होता है, वायरस के जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के चेहरा और प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। तो कैप्सिड वायरस का प्रोटीन आवरण है। वायरस का क्या है? प्रोटीन आयरन है, आवरण है। वायरस के जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए अथवा डीएनए, वायरस में क्या होता है? या तो आरएनए होगा
यहाँ पर क्या होगा डीएनए। तो इन आरएनए अथवा डीएनए के चारों ओर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, इसको कैप्सिड कहते हैं। और ये प्रोटीन आवरण है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसको अपन कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। क्वेश्चन न्यू टाइप में पूछ सकते हैं कि कैप्सिड की छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं? तो कैप्सिड जिन इकाइयों से मिलकर बना होता है उसको अपन कैप्सोमियर कहते हैं। इनका प्रमुख कार्य होता है न्यूक्लिक अम्ल की सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा करना? जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए अथवा आरएनए होते हैं, उन डीएनए अथवा आरएनए की वायरस के अंदर है वो सुरक्षा करने का कार्य कौन करते हैं? कैप्सिड करते हैं। ये संक्रमण में सहायता करते हैं। कैप्सिड वायरस को विशिष्ट आकार देते हैं। क्या करते हैं? वायरस को आकार प्रदान करने का कार्य भी किसका है? कैप्सिड का होता है। किसका कार्य होता है? कैप्सिड का होता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ। कौन से प्रोटोजोआ? फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ, कसाब बी की प्रोटोजोआ। ऐसे प्रोटोजोआ जिनके चारों ओर है वो क्या पाई जाती है? कसाब बीकाएं पाई जाती है। कसाबी की प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कसाबी की प्रोटोजोआ की बात करें तो कैसे होते हैं? ये मोनोसेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर अपन जिसको बोल सकते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मींस क्या हो गया डियर्स? अपन ने कल ही बात की थी कि यूकैरियोटिक जीव वे जीव होते हैं जिनके जो कोशिका होती है, कोशिका के केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसमें कसाब की सहायता से ये गति करते हैं। क्या करते हैं? फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें वो फ्लैजिला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फ्लैजिला पाई जाती है। और इस फ्लैजिला के कारण वो क्या करते हैं? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। गति करने का कार्य किसे करते हैं? फ्लैजिला से करते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जो प्रोटोजोआ होते हैं ये जल के अंदर पाए जाएंगे या मिट्टी में पाए जाएंगे या फिर किसी जीव के अंदर है वो एंडो पैरासाइट की तुलना में पाए जाएंगे, एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाएंगे, अंत परजीवी के रूप में पाए जाएंगे। कुछ पादप परजीवी पैरासाइट तथा कुछ स्वतंत्र होते हैं। कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं पादप परजीवी होते हैं, प्लांट पैरासाइट होते हैं, और कुछ होते हैं फ्री रहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परजीविता की। किसकी बात करते हैं? परजीविता की बात करते हैं, पैरासाइटिज्म की बात करते हैं। परजीविता का संबंध वह संबंध है जिससे परजीवी अपने पोषक से भोजन प्राप्त करके लाभ उठाता है। परजीविता में क्या होता है? एक को लाभ होता है और एक को क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है? एक को लाभ होता है और दूसरे को क्या होती है? हानि होती है। इसमें क्या होता है कि एक जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट अपने होस्ट प्लांट के ऊपर आक्रमण करता है, होस्ट प्लांट से पोषण प्राप्त करता है, होस्ट प्लांट से अपना आवास है प्रदान करता है। तो पैरासाइटिज्म में वो एक को लाभ और एक को हानि होती है। परजीवी अपने पोषक से भोजन प्राप्त करता है, पोषक को हानि पहुंचाता है। क्या करता है? पोषक को हानि पहुंचाता है। तो जिसमें हानि हो गई पोषक को, और मैं बात करूं तो परजीवी जो पैरासाइट होता है उसको लाभ होता है। ये पौधों में रोग उत्पन्न करने की प्रमुख प्रक्रिया है। क्या है? पौधों में रोग उत्पन्न करने की प्रमुख प्रक्रिया की बात करें तो कौन सी है? पैरासाइटिज्म में पैथोजन आते हैं। पैथोजन आके है वो होस्ट प्लांट के ऊपर रहते हैं, होस्ट प्लांट से पोषण प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे उसको रोग ग्रसित कर देते हैं। तो ये हो गया अपने पैरासाइटिज्म। ऐसे संबंध जिसमें एक को है वो लाभ होता है, दूसरी प्रजाति को है वो हानि होती है। और इसमें परजीवी होता है वो मेजबान पौधे के ऊपर रहकर उससे पोषण प्राप्त करता है और उसको रोग ग्रसित करता है। जैसे पक्सिनिया हो गया, एल्बुगो हो गए, या क्या होते हैं इनमें पक्सिनिया परजीवी के रूप में पाया जाएगा, एल्बुगो पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्लाज्मिड। क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की मैं बात करूं तो प्लाज्मिड होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? ये अपने जीवाणुओं में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। छोटे वर्ताकार डीएनए के समान है वो होते हैं। जीवाणुओं में पाया जाने वाला छोटा वर्ताकार डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कैसा होता है? जीवाणु की कोशिकाओं में पाए जाने वाला छोटा वर्ताकार अतिरिक्त डीएनए। कौन सा डीएनए? अतिरिक्त डीएनए होता है। और ये मुख्य गुणसूत्र से अलग होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य गुणसूत्र होते हैं, इनसे प्लाज्मिड अलग होते हैं। तथा प्रतिजैविक प्रतिरोध एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं? इनके अंदर है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाई जाती है। तो अपन जो बायोटिक्स वगैरह देते हैं वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस होती है, यानी प्रतिजैविक क्या होती है? प्रतिरोध होती है। अपन जो भी एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं तो उन एंटीबायोटिक्स को है वो जीवाणुओं से बचाने का कार्यक्रम करती है। जीवाणुओं को एंटीबायोटिक से बचाने के लिए ये प्लाज्मिड पाए जाते हैं। और अन्य विशेष गुणों में जीन वहन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? जीन के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। जीन के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। कौन? हमने प्लाज्मिड।
प्लाज्मिड होता है वो जीन के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इसका उपयोग जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में करते हैं। किसमें करते हैं? आनुवंशिक अभियांत्रिकी में। प्लाज्मिड का उपयोग किसमें करते हैं? प्लाज्मिड का उपयोग है वो अपन आनुवंशिक अभियांत्रिकी में करते हैं। किसमें करते हैं स्टूडेंट्स? आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या होती है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी में इसका उपयोग कैसे करते हैं? तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी में इसका उपयोग अपन जीन के वाहक के रूप में करते हैं। एक पौधे से या एक जीव से वांछित जीन को दूसरे जीन के जीव के अंदर है वो ले जाने का कार्य कौन करते हैं? तो प्लाज्मिड है वो ले जाने का कार्य करते हैं। ये जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त डीएनए होते हैं और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि अपन जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए जो एंटीबायोटिक का यूज करते हैं उन एंटीबायोटिक से जीवाणुओं को बचाने का कार्य कौन करेंगे? प्लाज्मिड करते हैं। और इसका उपयोग अपन जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर भी करते हैं। नेक्स्ट अपने डेफिनेशन आती है स्टूडेंट्स, वो कौन सी आती है? मोनोसाइक्लिक डिजीज आती है। कौन सी आती है डियर्स? मोनोसाइक्लिक डिजीज आती है। कि मोनोसाइक्लिक डिजीज क्या होती है? मोनोसाइक्लिक डिजीज की मैं बात करूं तो इसमें केवल एक मौसम में रोगजनक एक बार संक्रमण चक्र पूरा करता है। क्या होता है? मोनो का मतलब क्या हो गया? मोनो का मतलब हो गया एक। मोनो का मतलब एक। मोनो यानी एक हो गया। साइकिल यानी क्या हो गया? चक्र। साइकिल का मतलब क्या हो गया? चक्र हो गया। मतलब एक सीजन के अंदर, कितने सीजन के अंदर? एक फसल सीजन के अंदर है वो अपने कितने जीवन चक्र पूरा करता है? एक चक्कर पूरा करता है। कितने चक्कर पूरा करता है? एक जीवन चक्र के अंदर है वो ऐसे डिजीज जो एक सीजन के अंदर या एक फसल ऋतु के अंदर, एक फसल मौसम क्रॉप सीजन में अपना है वो एक चक्कर पूरा करता है, एक लाइफ साइकिल पूरा करता है। ऐसे डिजीज को अपन क्या बोलते हैं? मोनोसाइक्लिक डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोसाइक्लिक डिजीज बोलते हैं। ये संक्रमण होते हैं मुख्यतः प्राइमरी इनोकुलम से होते हैं। किससे होते हैं? प्राइमरी इनोकुलम से होते हैं। जो प्राथमिक संक्रमण द्रव्य होते हैं उन प्राथमिक संक्रमण द्रव्यों के द्वारा होता है। जैसे लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का जो लूज स्मट होता है जिसको अपन अनावर्त कंडवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनावर्त कंडवा बोलते हैं। तो ये अनावर्त कंडवा है वो किस प्रकार की बीमारी है? अनावर्त कंडवा है, मोनोसाइक्लिक बीमारी है। यानी कि एक बार अगर गेहूं को संक्रमित कर देगी तो दोबारा उस गेहूं के पौधे के अंदर नहीं होगी। एक सीजन में एक बार ही है ये अपना लाइफ साइकिल चलाती है। दूसरी तरफ ऐसी डिजीज आती है जो एक जीवन के अंदर है वो बहुत सारे लाइफ साइकिल चलाती है, उनको अपन पॉलीसाइक्लिक डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट अपना आता है फंगस, कवक। कवक क्या है? फंजाई क्या है? फंजाई होता है एक यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। और मैं बात करूं तो इसके अंदर है वो हरित लवक का क्या होता है? अभाव होता है। क्या होता है? हरित लवक। हरित लवक का क्या होता है? हरित लवक का अभाव होता है। और मैं बात करूं तो इसकी को सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ये विषम पोषी होते हैं। कैसे होते हैं? विषम पोषी होते हैं, यानी कि अलग अलग स्रोतों से वो पोषण प्राप्त करते हैं। कभी मर्तोपजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करते हैं, फंजाई होते हैं। ये विषम पोषी होते हैं, कभी मर्तोपजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करेंगे, कभी परजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करेंगे। और उसके अलावा मैं बात करूं तो इनका शरीर होता है वो हाइपी से मिलकर बना होता है और बहुत सारे हाइपों का समूह होता है, उसको अपन माइसीलियम कहते हैं। क्या बोलते हैं डियर्स? माइसीलियम बोलते हैं, कवक जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसीलियम या कवक जाल के नाम से अपन जानते हैं। तो फंजाई होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मीन्स होता है कि इनकी कोशिका होती है, कोशिका का केंद्रक होता है, केंद्र के चारों ओर क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इनका केंद्रक होता है वो विकसित प्रकार का होता है। और मैं बात करूं तो ये अहरित लवक होता है, इनमें क्लोरोफिल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ये खुद है वो सॉरी खुद है वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ये हेटेरोपायरोटिक होते हैं, यानी कि ये विषम पोषी होते हैं। भोजन का अलग अलग मैंने बताया परजीवी के रूप में, मर्तोपजीवी के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। इनका शरीर हाइपा तथा माइसिलियम से बना होता है। इनका शरीर किससे बना होता है? हाइपा। हाइपा का मतलब होता है कवक तंतु। हाइपा का मीन्स क्या होता है डियर्स? हाइपा का मीन्स होता है कवक तंतु। सॉरी, ये हाइपा का मीन्स क्या होता है? हाइपा का मीन्स होता है कवक तंतु। हाइपा का मतलब क्या होता है? कवक तंतु। जो कवक तंतु होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? हाइपा बोलते हैं। बहुत सारे कवक तंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? माइसीलियम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बहुत सारे कवक तंतु मिलके है वो किसका निर्माण करेंगे? माइसीलियम का निर्माण करेंगे। माइसीलियम। माइसीलियम का मतलब होता है कवक जाल। क्या होता है? कवक जाल। बहुत सारे कवक तंतु मिलके है वो किसका निर्माण करेंगे? कवक जाल का निर्माण करेंगे। कवक जाल को अपन माइसीलियम बोलते हैं और हाइपा होता है वो कवक तंतु होता है। बीजाणु और स्पोर्स द्वारा इनमें प्रजनन होता है। प्रजनन किसमें होता है?
किससे होता है? तो कवक के अंदर प्रजनन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्पोर के द्वारा होता है। स्पोर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक स्पोर और अलैंगिक स्पोर। अनेक पौधों में रोग का प्रमुख कारक क्या होते हैं? कवक होते हैं। नेक्स्ट अपनी डिजीज डेफिनेशन है वो है एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज की बात करें तो एपिडेमिक डिजीज का मतलब होता है जो महामारी वगैरह होता है व्यापक रूप से फैलती है। क्या फैलती है? कम समय के अंदर बहुत बड़े क्षेत्र में फैलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? महामारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महामारी। महामारी इज नॉन एज एपिडेमिक डिजीज। महामारी होती है, उस महामारी को अपन एपिडेमिक डिजीज को महामारी के रूप में भी कह सकते हैं। कि एपिडेमिक डिजीज होती है ये कोई पौध रोगों में कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। इसके लिए अनुकूल पर्यावरण एनवायरमेंट, फेवरेबल एनवायरमेंट, रोगजनक पैथोजेंस तथा संवेदनशील पोषक तत्वों की आवश्यक संवेदनशील पोषक यानी कि सस्टेबिलिटी होस्ट की आवश्यक होती है। जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो आलू का पछेती अंगमारी है वो हो गया ये। नेक्स्ट अपना है बायोपेस्टिसाइड, जैव कीटनाशक। क्या है डेफिनेशन डियर्स कि बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं? बायोपेस्टिसाइड ऐसे कीट या ऐसे कीट होते हैं जो क्या यहाँ प्राप्त उनसे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को नियंत्रण में काम आते हैं। ऐसे कीट एवं रोग नियंत्रण साधन जो सूक्ष्म जीवों पौधों या उनके उत्पादों से प्राप्त होते हैं, ये क्या होते हैं? बायोपेस्टिसाइड का मतलब होते हैं कि ऐसे कीट होते हैं, क्या होते हैं? ऐसे कीटनाशक या कीट नियंत्रण के साधन होते हैं जो किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं या सूक्ष्म जीवों से अपन को प्राप्त होते हैं। और किसका नियंत्रण करते हैं? कीट एवं रोगों का नियंत्रण करते हैं। किसका नियंत्रण करते हैं? कीट एवं रोगों का नियंत्रण करते हैं। ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, जैव विघटनकारी होते हैं यानी बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उदाहरण के लिए बैसिलस थोरिएंसिस जैसे बीटी जीवाणु अपन जिसको बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा बीटी कपास। कौन सा कपास? बीटी कॉटन नाम सुना? तो बीटी कॉटन होता है वो एक प्रकार का क्या है अपने, ये एक प्रकार का बायोपेस्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं कि जो बीटी कॉटन होता है ये इसमें बैसिलस थोरिएंसिस जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु होता है? बीटी कॉटन के अंदर बैसिलस थोरिएंसिस जीवाणु होता है। थोरिएंसिस बीटी कॉटन बीटी कपास के अंदर बैसिलस थोरिएंसिस जीवाणु होता है। और ये जीवाणु क्या करता है? जब ये जीवाणु है वो जब इस बीटी कॉटन के अंदर पाया जाएगा और बीटी कॉटन को जब कोई भी कीट खाएगा, क्या करेगा? बीटी कॉटन को जब कोई कीट खाता है तो ये जीवाणु है उस कीट की आहार नाल में चला जाता है। और कीट की आहार नाल होती है वो सारी प्रकृति की होती है। कैसी होती है? सारी प्रकृति की होती है। जब बीटी जीवाणु या बैसिलस थोरिएंसिस जीवाणु कपास के अंदर होता है, कपास को कीट खाता है, तो कीट के जब कपास को खाता है तो उसके साथ में वो कहाँ चला जाता है? कीट की आहार नाल के अंदर चला जाता है। कीट की आहार नाल होती है वो सारी प्रकृति की होती है। और वहां पर जब सारी प्रकृति के अंदर ये बीटी जाता है तो ये किसके रूप में कार्य करता है? विष के रूप में कार्य करता है और कीट को है वो मार देता है। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों या पौधों से प्राप्त ऐसे रसायन जो क्या करते हैं? दूसरे कीटों और रोगों के नियंत्रण में काम आते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? बायोपेस्टिसाइड बोलते हैं। बायोपेस्टिसाइड होते हैं ये इको फ्रेंडली होते हैं। कैसे होते हैं? इको फ्रेंडली होते हैं यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं यानी कि ये विघटनकारी होते हैं। कैसे होते हैं? विघटनकारी होते हैं। एग्जाम्पल बैसिलस थोरिएंसिस हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, ट्राइकोडर्मा कवक वगैरह, ब्यूवेरिया बेसिनिया हो गया, ब्यूवेरिया बेसिनिया वगैरह। अगला है इनोकुलम पोटेंशियल। इनोकुलम पोटेंशियल की मैं बात करूं तो संरोपण क्षमता, वह क्षमता होती है जिससे इनोकुलम पौधे में सफल है वो इन्फेक्शन कर सकता है। इनोकुलम होता है संक्रमण द्रव्य होता है। इनोकुलम पोटेंशियल के मतलब होता है कि वह क्षमता जिसके द्वारा संक्रमण द्रव्य आसानी से पौधे में प्रवेश कर जाता है। संक्रमण द्रव्य पौधे में आसानी से प्रवेश कर जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इनोकुलम पोटेंशियल बोलते हैं। यस, इनोकुलम डेंसिटी, विजिबिलिटी, विरुलेंस आक्रामकता और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन आती है डियर्स, वो डेफिनेशन आती है कि प्योर कल्चर क्या होता है, शुद्ध संवर्धन क्या होता है। प्योर कल्चर के बारे में अपन को बताना है कि प्योर कल्चर क्या होता है। तो वह संवर्धन जिसमें केवल एक ही सूक्ष्म जीव उपस्थित होता है और अन्य जीवाणु या कवक नहीं होता है। ऐसा संवर्धन जिसके अंदर केवल एक ही प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? केवल वन प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या केवल सिंगल स्टेरैन होता है, उसमें किसी अन्य प्रकार का कोई जीवाणु या कवक नहीं होता है। और ये कौन सी विधि से तैयार होता है? ये होता है वो निर्जीवाणु जीवाणु विधि से तैयार होते हैं यानी कि निर्जीवी
निर्जीवाणु तकनीकी से एस्पेटिक टेक्निक से यह तैयार होता है। इसका उपयोग पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए और रिसर्च के लिए वो किया जाता है। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक अपन को किससे प्राप्त होती है? एंटीबायोटिक है वो अपन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो अपन को प्राप्त होती है और ये अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करता है? रोकता है या उन्हें नष्ट करता है। इनका उपयोग अपन जीवाणु जनित रोगों के नियंत्रण में करते हैं। एंटीबायोटिक का उपयोग किसके नियंत्रण में करते हैं? तो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए करते हैं। जैसे पेनिसिलियम हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इस प्रकार की ये मुख्य एंटीबायोटिक होती है। अच्छी तरीके से मैंने आपको वन शॉट क्लास के अंदर इसको एंटीबायोटिक को अच्छी तरीके से समझा रखा है। नेक्स्ट अपना डेफिनेशन, अपना जो शॉर्ट नोट्स है वो आगे इसमें लिखना है अपन को। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ये क्या होती है? जीवाणुओं के जो जीवाणु होती है उन जीवाणुओं के अंदर संक्रमण, जो उनका संक्रमण द्रव्य होता है उनको है वो एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया होती है। जीवाणु बैक्टीरिया में जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन, जो आनुवंशिक पुनर्संयोजन होता है, आनुवंशिक द्रव्य होता है, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में आनुवंशिक द्रव्य को ले जाने की ये विधिया होती है ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। डीएनए का आदान प्रदान होकर नए आनुवंशिक गुण उत्पन्न होते हैं। मुख्य रूप से ये ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीवाणु अपने आसपास उपस्थित नग्न डीएनए को है वो अपने गुणों में परिवर्तित कर लेता है, ग्रहण करके। क्या होता है कि जीवाणु होते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जीवाणु वातावरण के अंदर है वो कोई जीवाणु है नग्न डीएनए को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, तो दूसरे जीवाणु होते हैं उस नग्न डीएनए को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं और अपने आनुवंशिक के अंदर परिवर्तन करते हैं। इसको अपन ट्रांसडक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एक डोनर होता है जो जीवाणु के मरने पर डीएनए बाहर निकलता है। डोनर होता है, डोनर जीवाणु के मरने से वो सबसे पहले जीवाणु डीएनए बाहर निकलेगा, फिर उस बाहर निकले हुए वातावरण के अंदर फैले हुए जीवाणु को रिसिप्टेंट होता है, जो ग्रह जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सेल बनाता है, डीएनए को कोशिका में प्रवेश कराता है और डीएनए का होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है, नया आनुवंशिक गुण है वो इसमें विकसित हो जाता है। इसका महत्व क्या है? कि महत्व है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का विकास होता है। उन जीवाणुओं के अंदर क्या महत्व है? तो जीवाणुओं के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का विकास होता है, विरुलेंस में वृद्धि होती है, उनकी आक्रामकता में वृद्धि होती है और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में इसका उपयोग करते हैं। जैसे स्टेप्टोकोकस, पेनिसिलियम जो जीवाणु होता है। नेक्स्ट अपना आता है वो आता है ट्रांसडक्शन। क्या आता है? ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन होता है वो जीवाणु भोजी से होता है। क्या होता है? जीवाणु भोजी से होता है। ट्रांसडक्शन स्थानांतरण की वो प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी, एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु में पहुंचाता है। जीवाणु भोजी की मैं बात करूं, बैक्टीरियोफेज की बात करूं कि जीवाणु भोजी क्या होते हैं, तो ऐसे वायरस, ये क्या होते हैं? ऐसे वायरस होते हैं जो किसी जो जीवाणु के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं। जीवाणु में परजीवी के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं? जीवाणु में परजीवी के रूप में रहते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणु के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं। जैसे आपने गंगा जल है ना, अपने जो गंगा नदी है, गंगा नदी का पानी है वो एकदम साफ रहता है। क्या रहता है? गंगा नदी है, पानी साफ रहता है, क्लीन रहता है। उसका कारण क्या है? बैक्टीरियोफेज है, क्योंकि जो जीवाणु भोजी वहां पर होते हैं वो सारे जीवाणुओं को खा जाते हैं। तो इस जीवाणु भोजी के द्वारा एक डीएनए से आनुवंशिक पदार्थ, एक जीवाणु से डीएनए आनुवंशिक पदार्थ को लेकर दूसरे जीवाणु के अंदर है वो डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं। इसको अपन ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसमें वो क्या होता है कि ये आप तो आएगा नहीं, आप डिफरेंट देख लो थोड़ा सा, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो नग्न डीएनए द्वारा होता है। ट्रांसडक्शन होता है ये जीवाणु भोजी द्वारा आता है। ट्रांसफॉर्मेशन फेज की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें किसी फेज की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें फेज की आवश्यकता होती है। ट्रांसफॉर्मेशन में कॉम्पिटेंट कोशिकाओं की आवश्यकता होती है और ग्रिफिथ द्वारा खोजा गया था। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की थी? ग्रिफिथ ने की थी। किसने की थी? ग्रिफिथ ने वो ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी। और ट्रांसडक्शन की खोज की थी जिंडर और लैंडरबर्ग ने की थी। किसने की थी? जिंडर और लैंडरबर्ग ने की थी। नेक्स्ट अपना आता है विषाणु और वायरस।
वायरस एंड वायराइड के बीच में अपन को है वो डिफरेंट बताना है। वायरस की मैं बात करूं तो वायरस के अंदर डीएनए अथवा आरएनए होता है, जबकि वायरॉइड के अंदर केवल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। क्या होता है? केवल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, वो भी वर्ताकार होता है। कैसा होता है? वर्ताकार एक कुंडलित आरएनए होता है। विषाणु में है वो प्रोटीन आवरण कैप्सिड पाया जाता है, विषाणुओं के अंदर प्रोटीन का आवरण कैप्सिड पाया जाता है, जबकि वायरस के अंदर है वो कैप्सिड नहीं पाया जाता है। वायरस होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। वायरस कैसे होते हैं? आकार के अंदर आकार में बड़े होते हैं। वायरॉइड होते हैं वो छोटे होते हैं। वायरस होते हैं पौधों, जंतुओं एवं जीवाणुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। वायरस पौधों के अंदर, जंतुओं के अंदर और जीवाणुओं के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि वायरॉइड केवल पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। वायरस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्पष्ट दिखाई देते हैं, और वायरॉइड होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इनको देखना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। वायरस में प्रोटीन कोडिंग जीन होते हैं। क्या होते हैं? वायरस के अंदर प्रोटीन कोडिंग जीन होते हैं, यानी कि उसको प्रोटीन को निर्माण करने वाले जीन होते हैं, जबकि वायरॉइड के अंदर किसी भी प्रकार के प्रोटीन कोडिंग जीन नहीं पाए जाते हैं। वायरस का रिप्लिकेशन होता है वो होस्ट प्लांट में होता है। किसमें होता है? रिप्लिकेशन मतलब उनका जो गुणन होता है वो होस्ट प्लांट के अंदर होता है, जबकि वायरॉइड का रिप्लिकेशन होता है वो होस्ट आरएनए के पॉलीमरेज द्वारा होता है। जैसे तंबाकू मोजेक वायरस हो गया, सीएमवी हो गया, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस हो गया। अपन वायरॉइड की बात करें तो पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर वायरस ये होते हैं। नेक्स्ट अपना डिफरेंट है वो है डियर्स डिफरेंट फर्मिक्यूट्स एंड ग्रेक्लिट्यूड्स, यानी कि फर्मिक्यूट्स और ग्रेसिक्यूट्स के अंदर है वो अपन को बताना है। फर्मिक्यूट्स होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? फर्मिक्यूट्स ग्राम पॉजिटिव होते हैं, जबकि ग्रेक्लिक्यूट्स होते हैं ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। इस बात का अपन को ध्यान रखना है, ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्रेक्लिक्यूट्स कहते हैं कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? ग्राम नेगेटिव होते हैं। फर्मिक्यूट्स की कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है, ग्रेक्लिक्यूट्स की कोशिका भित्ति पतली होती है। फर्मिक्यूट्स की आउटर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। क्या होती है? फर्मिक्यूट्स के अंदर आउटर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, जबकि ग्रेक्लिक्यूट्स के अंदर आउटर मेम्ब्रेन होती है वो उपस्थित होती है। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है, जबकि ग्रेक्लिक्यूट्स के अंदर लाइपोपॉलीसैकेराइड उपस्थित होता है। फर्मिक्यूट्स एंटीबायोटिक्स के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? फर्मिक्यूट्स होते हैं वो एंटीबायोटिक के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, मतलब इसके एंटीबायोटिक से प्रभावित होते हैं, जबकि ग्रेक्लिक्यूट्स एंटीबायोटिक से क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स के संवेदनशील नहीं होते हैं, ये प्रतिरोधी होते हैं। कैसे होते हैं? प्रतिरोधी होते हैं। नेक्स्ट अपना डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका की मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर है वो ट्रू न्यूक्लियस अनुपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें है वो आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? आदिम केंद्रक पाया जाता है, अल्प विकसित केंद्रक होता है। कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक के अंदर अल्प विकसित केंद्रक होता है। कैसा केंद्रक होता है स्टूडेंट्स? प्रोकैरियोटिक, प्रो यानी इनके अंदर अल्प विकसित केंद्रक होता है, पुराना आता है, आदिम प्रकार का केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक के अंदर है वो सत्य केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर है वो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। क्या होती है? प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, केंद्रक झिल्ली होती है वो पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में वो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक के अंदर है वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर है वो लाइनर डीएनए पाया जाता है। कैसा डीएनए पाया जाता है? लाइनर डीएनए पाया जाता है, रेखित डीएनए पाया जाता है। कैसा होता है? रेखित डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड। इसके अंदर है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक के अंदर कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे अपने माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। कैसे के राइबोसोम? प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक आकार में छोटे होते हैं, 1 से 10 न्यूरॉन के आकार की होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है वो 10 से 100 न्यूरॉन होता है। प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी फ्यूजन से होता है। किससे होता है? प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल डिवीजन बाइनरी फ्यूजन से होता है, जबकि यूकैरियोटिक में होता है वो माइटोसिस या मियोसिस समसूत्रीय विभाजन या अर्धसूत्रीय विभाजन से होता है।
जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक है, कवक पौधे और एनिमल्स है वो अपने यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे आईडीएम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आईडीएम के बारे में बात करेंगे, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट मतलब समन्वित रोग प्रबंधन की बात करने वाले हैं। विभिन्न रोग नियंत्रण विधियों का वैज्ञानिक एवं समन्वित उपयोग है। आईडीएम क्या है? आईडीएम विभिन्न प्रकार की रोग नियंत्रण की विधियां हैं, इनका क्या है? वैज्ञानिक और समन्वित उपयोग है। इससे रोग को इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे रखा जाता है। आईडीएम के अंदर रोग होता है उसको अपन इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचा रखते हैं और पर्यावरण जिससे सुरक्षित रहता है। आई ईटीएल की मैं बात करूं तो ईटीएल क्या होता है? किसी भी रोग की वह अवस्था जिस अवस्था पर है वो किस ज्यादा नुकसान है वो अपन को नहीं होता है, फसल को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल से वो नीचे रखा जाता है, यानी कि हानि के जो लेवल होता है उससे नीचे रखा जाता है। अब इसके आईडीएम के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, तो आईडीएम से वो रोग की रोकथाम होती है, रोग का नियंत्रण होता है। रोग के नियंत्रण से अपन को पता है क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, वो बढ़ेगा। रसायनों का उपयोग इसमें कम करते हैं और पर्यावरण संरक्षण रहता है, यानी कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। इसके कंपोनेंट्स, इसके घटकों की बात करें तो आईडीएम के अंदर अपन सबसे ज्यादा तो यूज लेते हैं कल्चर मेथड्स। कौन सी यूज लेते हैं? कल्चर मेथड्स, जिसमें क्रॉप रोटेशन हो गया, यानी कि फसल चक्र अपनाते हैं। जिस फसल के अंदर रोग ज्यादा है तो उस फसल को नहीं लगा के वहां पर कोई दूसरी फसल लगाएंगे, क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे। फील्ड सैनिटाइजेशन करेंगे, यानी कि खेत को है वो शोरीकरण करेंगे, प्रॉपर उसमें स्पेसिंग देंगे, रेजिस्टेंस वैरायटी लगाएंगे, प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करेंगे। फिजिकल मेथड में अपन है वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? हॉट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, सॉइल सोलराइजेशन करेंगे, सौर विकिरण से वो मृदा को उपचारित करेंगे, जिससे जो पैथोजन से के स्पोर है वो नष्ट हो जाएंगे। बर्निंग डिजीज ऑफ प्लांट पार्ट्स, जो डिजीज्ड प्लांट पार्ट्स, जिन रोग पौधों के भाग के अंदर है वो रोग लग के हैं, संक्रमित जो पादप होते हैं उनको अपन क्या कर देते हैं? जला देते हैं। बायोलॉजिकल में अपन ट्राइकोडर्मा विरिडी का उपयोग करेंगे, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का उपयोग करेंगे, बैसिलस सबटिलिस इनका है वो अपन उपयोग करेंगे। ये क्या करते हैं? बायो एजेंट्स होते हैं क्या, जो रोगों को नियंत्रण में काम करते हैं। केमिकल कंट्रोल में अपन सीड ट्रीटमेंट अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? केमिकल कंट्रोल की मैं बात करूं तो केमिकल कंट्रोल के अंदर है वो अपन सीड ट्रीटमेंट का उपयोग करेंगे, बीज उपचार करेंगे। विभिन्न प्रकार के जो कवक जनित रोग है उन कवक जनित रोगों को नियंत्रण के लिए फंजीसाइड का उपयोग करेंगे। फंजीसाइड का उपयोग किसमें करते हैं? कवकनाशी के रूप में कवकनाशी का उपयोग करेंगे जो कवकों को नष्ट करेंगे। बैक्टीरियासाइड का उपयोग करेंगे, जीवाणुनाशी। किसका उपयोग करेंगे? जीवाणुनाशी का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेजिस्टिव मेथड। लेजिस्टिव मेथड का मतलब होता है कि संगरोध वगैरह अपन वो लगाएंगे, प्लांट क्वारंटाइन करेंगे, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसियों से वो प्राप्त करेंगे। आईडीएम के लाभ की बात करें तो आईडीएम के लाभ क्या है? पर्यावरण सुरक्षित रहता है, लागत कम आती है, उत्पादन होता है वो अपन को अधिक प्राप्त होता है, रेजिस्टेंस की संभावना कम रहती है, रोग प्रतिरोधक की संभावना होती है, वो जो अपने रोगों के अंदर है वो प्रतिरोधकता की क्षमता कम आती है। अगला है अपना रोग त्रिकोण, डिजीज ट्रायंगल। डिजीज ट्रायंगल की मैं बात करूं तो रोग त्रिकोण के अनुसार किसी भी पौधों में रोग होने के लिए 3 अवस्थाएं होनी चाहिए। कौन सी अवस्थाएं होनी चाहिए? एक तो है वो पौधा संवेदनशील होना चाहिए, जो होस्ट प्लांट है वो कैसा होना चाहिए? सस्पेटिबिलिटी होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, वीरुलेंस पैथोजन होना चाहिए, यानी कि जो रोगजनक है, रोगजनक के अंदर है वो वीरुलेंस होना चाहिए, यानी कि रोग उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? रोग उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। उसके अलावा मैं बात करूं तो फेवरेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, अनुकूल है वो पर्यावरण है जो अनुकूल होना चाहिए। फेवरेबल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया आर्द्रता होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। उसके अलावा जिस तापमान पर है रोगजनक है वो ज्यादा फैलता है, उस तापमान पर रोगजनक है वो उस टेम्परेचर पर, तापमान है उस टेम्परेचर पर होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक अगर अनुपस्थित है तो है वो रोग पौधों के अंदर नहीं होगा। उसके अलावा टाइम, समय का भी है वो इनके अंदर उपयोग रहता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके घटकों की। घटकों में अपने पोषक हो गया, तो पोषक होना चाहिए वो संवेदनशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पोषक होना चाहिए वो संवेदनशील किस्म होनी चाहिए जिससे रोग जल्दी फैलेगा। पौधे की आयु, कम आयु की जो पौधे होते हैं उनमें रोग अधिक फैलता है। पोषण स्तर,
पैथोजेंस विरुलेंस होना चाहिए, इनोकुलम होना चाहिए, वो इनके अंदर है वो अधिक होना चाहिए, सर्वाइवल एबिलिटी होनी चाहिए, एनवायरमेंट टेम्परेचर सही होना चाहिए, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड वगैरह सब है वो पैथोजन के एनवायरमेंट होगी तो रोग फैलेगा। अब डिजीज ट्रायंगल डायग्राम की मैं बात कर लेता हूं, तो ये इस प्रकार का है वो अपने डायग्राम होता है। फिर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो रोज जो डिजीज फोरकास्टिंग होती है, रोग भविष्यवाणी है, इससे अपन पता है रोग की भविष्यवाणी कर सकते हैं, डिजीज का मैनेजमेंट की योजना बना सकते हैं, रेजिस्टेंस वैरायटी का चयन कर सकते हैं, और फंजीसाइड का स्प्रे है वो समय सही समय पर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने आता है वो अपने एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन आ गए। जीवाणुओं का आकार मार्फोलॉजी के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि जीवाणुओं का मार्फोलॉजी के आकार पर वह वर्गीकरण कीजिए। जीवाणुओं की मैं बात करूं तो आपको पता है कि ये एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन है वो अपन बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? जीवाणुओं का अध्ययन अपन बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक है वो एवं झिल्ली बंद कोशिकाएं हैं वो नहीं पाई जाती है। जीवाणुओं का वर्गीकरण आकार के आधार पर, मार्फोलॉजी के आधार पर, ग्राम स्टैंड के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु। ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक और एनोरोबिक, यानी कि ऑक्सी जिनको है वो ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, ऑक्सी और अनऑक्सी। जीवाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन के आधार पर जीवाणु का वर्गीकरण। आकार के आधार पर की बात करें तो आकार के आधार पर जीवाणु चार प्रकार के होते हैं। कॉक्सस जीवाणु जो गोलाकार होते हैं, इस प्रकार के जीवाणु होते हैं। बेसिलस जीवाणु जो दंडाकार होते हैं, इस प्रकार के छड़ाकार होते हैं। स्पाइरेलियम होते हैं वो सर्पिलाकार होते हैं, इस प्रकार के जीवाणु है वो होते हैं। विब्रियो जीवाणु होते हैं अल्प विराम कौमे के आकार के होते हैं, इस प्रकार के जीवाणु होते हैं। तो मार्फोलॉजी के आधार पर है वो जीवाणु चार प्रकार के होते हैं, कॉक्सस, बेसिलस, स्पेरेलियम और विब्रियो जीवाणु। कॉक्सस होते हैं ये गोलाकार होते हैं, बेसिलस जीवाणु होते हैं ये छड़ाकार होते हैं। कैसे होते हैं? छड़ाकार जीवाणु होते हैं। स्पाइरेलियम ये सर्पिलाकार होते हैं ऐसे, और विब्रियो जीवाणु होते हैं अल्प विराम कौमा के आकार के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन कॉक्सस की। कॉक्सस होते हैं ये गोलाकार जीवाणु होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार अथवा अंडाकार जीवाणु होते हैं। यह इनका सामान्य आकार होता है 0.5 से 1 म्यूरॉन का होता है। इनके भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मोनोकॉक्सस ऐसे जीवाणु के जिसमें केवल अकेला गोला पाया जाता है उसको अपन मोनोकॉक्सस बोलते हैं। जैसे माइक्रोकॉकस है वो इसका उदाहरण हो गया। फिर है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस में दो गोल जीवाणु है वो साथ में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के डिप्लोकोकस में दो गोल जीवाणु साथ में जुड़े रहते हैं, जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया हो गया। फिर मैं बात करूं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में है वो एक गोलाकार श्रृंखला बनती है। स्ट्रेप्टोकोकस में इस प्रकार की है वो एक क्या बनती है? गोलाकार श्रृंखला बनती है। उदाहरण की मैं बात करूं तो स्ट्रेप्टोकोकस फ्यूजेनिस। नेक्स्ट है टेट्राकोकस। टेट्राकोकस में चार जीवाणु समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चार जीवाणु है वो इस प्रकार का समूह बनाते हैं। सार्सिन। फिर है अपना अगला है सार्सिना। सार्सिना में 8 या अधिक कोशिकाएं घन के रूप में रहती है। 8 है वो इस प्रकार का जो घन बनता है उस घन के आकार की कोशिकाएं रहती है। अगला है अपना स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस अंगूर के गुच्छे जैसा होता है। कैसा होता है? अंगूर के गुच्छे जैसा वो इस प्रकार के वो अपन को दिखाई देते हैं। स्टेफाइलोकोकस जीवाणु अंगूर के गुच्छे के आकार के जीवाणु होते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस एरियस वगैरह हो गए। फिर है बेसिलस जीवाणु या जो छड़ाकार जीवाणु होते हैं उनके आकार की बात करते हैं। कौन से जीवाणु के? छड़ाकार जीवाणुओं के आकार की बात करते हैं। तो इन जीवाणुओं का आकार एक छड़ी के समान होता है। इनका 2 से 10 माइक्रोन का आकार होता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं ये भी, सिंगल बेसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और कोक्सोबैसिलस बेसिलस वगैरह ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु इनके उदाहरण है। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस इनके उदाहरण है। अब इनके मैं महत्व की बात करूं तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं वो इस प्रकार के जीवाणु होते हैं। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करते हैं, पौधों में रोग उत्पन्न करना वगैरह। अगला अपने जीवाणु आते हैं वो आते हैं स्पिरिलम या सर्पिलाकार जीवाणु। कैसे आते हैं? सर्पिलाकार जीवाणु आते हैं। इसमें पोलर फ्लैजिला पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? पोलर फ्लैजिला है वो इसमें सामान्यतः पाई जाती है। पोलर का मतलब होता है ध्रुव। ये इस प्रकार के जीवाणु होते हैं, इनके यहाँ ध्रुवों पर है वो क्या पाई जाती है? फ्लैजिला पाई जाती है। इनमें जल एवं मिट्टी में पाए जाते हैं और कुछ रोगजनक भी होते हैं। अगला है विब्रियो या कौमे के समान जीवाणु।
जो विब्रियो आकार के जीवाणु होते हैं इनका आकार होता है वो कौमे के आकार का होता है। कैसा होता है आकार स्टूडेंट्स? विब्रियो प्रकार के जीवाणु होते हैं वो कौमे के आकार के होते हैं। और मैं बात करूं तो इनमें एक ध्रुवीय कशाभिका पाई जाती है, विब्रियो क्लोरेला वगैरह हो गया। इनके महत्व की बात करें तो इनके हैजा रोग उत्पन्न करते हैं। क्या रोग, कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? ये है वो हैजा रोग उत्पन्न करते हैं। और मैं बात करूं अन्य विशेष आकारतियों की देखें तो इनमें है वो एक तो जीवाणु आते हैं, वो आते हैं फ्लेजीमेट्स बैक्टीरिया आते हैं, तंतुमय जीवाणु आते हैं, फोलोमॉर्फिक जीवाणु आते हैं, पेलोमॉर्फिक मतलब बहुरूपीय जीवाणु आते हैं, स्टार शेप्ड जीवाणु आते हैं। फिर आकार के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण का महत्व क्या है? तो जीवाणुओं की पहचान में सहायक है, वर्गीकरण कर सकते हैं जीवाणुओं का, रोग नियंत्रण निदान यानी डिजीज डायग्नोसिस में उपयोगी होते हैं, ग्राम स्टैंडिंग और बैक्टीरिया बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह में ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या है क्वेश्चन डियर्स? वो है कि किरक के अनुसार कवकों का वर्गीकरण फाइलम तक उदाहरण जैसे समझाना है। अपन को है वो कवकों के वर्गीकरण के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? किरक के अनुसार की कवकों का वर्गीकरण क्या है उनके बारे में वो अपन को। इस क्वेश्चन में अपन बात करने वाले स्टूडेंट्स वो बात करेंगे कि क्रिक ने कवकों का है वो किंगडम से फाइलम तक वर्गीकरण दिया था, उनको है वो अपन को उदाहरण के साथ में समझाना है। कवक का आपको पता होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, हरितलवक होते हैं, इनमें हरितलवक नहीं पाए जाते हैं, स्पोर के द्वारा ये जनन करते हैं। कवकों का अध्ययन है वो माइकोलॉजी में करते हैं। कवकों का अध्ययन किस में करते हैं? माइकोलॉजी के अंदर अपन करते हैं। माइकोलॉजी माइकोलॉजी क्या होती है कि इसमें अपन कवकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जो फंगस होते हैं, कवक होते हैं, इन कवकों का अध्ययन है वो अपन किस में करते हैं? माइकोलॉजी में करते हैं। और मैं बात करूं माइकोलॉजी के जनक की तो पीएमआई के लिए कौन है? पीएमआई के लिए वो अपने कवक विज्ञान के जनक है। फिर मैं बात करूं कवकों का वर्गीकरण है वो सबसे पहले अलेक्टोपोलस और एनिवॉर्थ आदि ने वो दिया था, किंतु बाद में इसका वर्गीकरण है वो क्रिक ने, कैनोन ने, मिंटर और स्टेपलर्स ने वो दिया था। क्रिक के वर्गीकरण की बात करेंगे, इन्होंने अपने वो किंगडम की बात करूं मैं अगर फंजाई किंगडम की, तो किंगडम फंजाई को मुख्यतः इन्होंने फाइलम संघ में विभाजित किया था। फाइलम साइटोडिमोकोटा बेसिक, और के बाद में ब्लास्टोकैलेंड्रोमोकोटा, नियो कैलेंड्रीमास्ट्रीमोटा और ग्लेमेडियो वगैरह ऐसे है वो एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, माइक्रो माइक्रोस्पेरियोडिज्म, इस प्रकार के इन्होंने वो फाइलम में वो अलग अलग कवकों का वर्गीकरण किया था। पहले अपन बात करते हैं जाइगोटा को, पहले वो एक अलग फाइलम माना जाता था, लेकिन क्रिक ने वो आधुनिक वर्गीकरण में इसको है वो अलग अलग समूहों में पूर्ण व्यवस्थित कर दिया था। बात करें अपन सबसे पहले फाइलम की बात करेंगे, वो बात करेंगे क्राइट्रीडियोमाइकोटा। क्राइट्रीडियोमाइकोटा तो ये आदिम प्रकार का होता है, प्रिमेटिव कवक होता है। कौन सा कवक होते हैं? आदिम प्रकार के होते हैं, प्रिमेटिव होते हैं, अधिकांश होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। कैसे कवक होते हैं? अधिकांश एक्वाटिक फंजाई होते हैं, जलीय कवक होते हैं, चलायमान बीजाणु होते हैं। कैसे होते हैं? ये चलायमान बीजाणु का है वो निर्माण करते हैं। जू स्पोर में एक पोस्टीरियर वही विप्लेस फ्लैजिलम होता है, इनमें अंदर है वो एक फ्लैजिलम होता है जिससे वो गति वगैरह करते हैं। कसाभिका में वो काइटिन पाया जाता है, जो इनकी कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। उदाहरण की बात करें तो जिससे पोटैटो वार्ट डिजीज होता है, एक तो वो कवक हो गया अपने साइनोस्ट्रीडियम एंडोबिट्रियम एंडोबाइटेनिकम। उसके अलावा मैं बात करूं तो अगला इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो आलू में वर्ट डिजीज उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट अपना फाइलम आता है वो आता है ब्लास्टो ब्लास्टोक्लेडियोमाइकोटा। ब्लास्टोक्लेडियोमाइकोटा ब्लास्टोक्लेडियोमाइकोटा की बात करें तो ये जलीय, एक्वाटिक और सोइल फंजाई होते हैं, जलीय और मृदा में रहने वाले होते हैं। पीडियो में ये परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? पीडियो में परिवर्तन इनमें पाया जाता है। जो स्पोर में एक फ्लैजिलम होता है। उदाहरण की बात करें तो ब्लास्टोक्लेडिकेला इमर्सनी, एलोमाइसेस माइक्रोजीनस, ये होते हैं इनके उदाहरण होते हैं कवकों के। इनका इवोल्यूटरी स्टडीज में महत्वपूर्ण होता है, जलीय परिस्थिति में इनका योगदान है। अगला अपना जो फाइलम आता है वो फाइलम आता है नियोसेली नियो नियोकेली नियोकेली मैस्टिगाइकोटा है इनका वो फैमिली आता है। फाइलम होता है वो क्या होता है? नियोकेली माइस्टी गोमाइकोटा फैमिली आती है। ये अवायवीय प्रकृति के होते हैं, एनोर्बिक प्रकृति के होते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं के रूमिनेट्स पशुओं के रुमेन में ये कवक पाए जाते हैं। सेलुलोज और लिग्निन को अपघटन करते हैं, पशुओं के पाचन तंत्र में ये सहायक होते हैं। अगला अपना फाइलम आता है वो आता है ग्लोमेरो माइकोटा।
ग्लोमेरुलोमाइकोटा की मैं बात करूं तो ये है वो एब्रोमस्कुलर माइकोराइजा इसमें बनाते हैं। पौधों की जड़ों के साथ में सहजीवी संबंध बनाते हैं। पौधों में फास्फोरस की अवशोषण की दर को बढ़ाते हैं। इनके उदाहरण है ग्लोमस हो गया, उसके अलावा एकेलोस्पोरा हो गया, जिंजेस्पोर हो गया। इनके उपयोग करते हैं अपन बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोशन के रूप में करते हैं, ड्रॉट टॉलरेंस सूखा सहनशीलता को बढ़ाते हैं। अगला अपना फाइलम आता है वो आता है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा की मैं बात करूं तो इन्हें सेक पंजा या थैली कवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कोमाइकोटा को थैली कवक कहते हैं। इनमें वो सेक्सुअल स्पोर एस्कस बनते हैं। क्या मन लैंगिक बीजाणु एस्कस लैंगिक बीजाणु बनते हैं। एस्कस एस्कस में वो सामान्यतः 8 एस्को स्पोर बनते हैं। अलैंगिक बीजाणु कॉनिडिया कहलाते हैं। ब्रेड एवं बियर निर्माण में काम आते हैं। पेनिसिलियम उत्पादन में वो काम आते हैं। पेनिसिलियम क्लोर स्नोगम एस्परजिलस नाइगर ये होते हैं वो सेकेरामाइसो बोराक्स सेरेविसी ये ईस्ट वगैरह इनके वो उदाहरण होते हैं। अगला अपना है बेसिडियो माइकोटा कवक। फाइलम कौन सा है? बेसिडियो माइकोटा। बेसिडियो माइकोटा को है वो अपन कलम फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलम फंजाई भी कहते हैं। ये लैंगिक बीजाणु बेसिडियो स्पोर बनाते हैं। बेसिडियो माइकोडियम में 4 प्रकार के बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। उदाहरण है पेनिसिलिया ग्रेमिनिस रस्ट कवक जिसको पेनिसिलिया ग्रेमिनिस रस्ट डिजीज फैलाते हैं। अस्टिलेगोमाइडिस स्मट डिजीज फैलाते हैं। एग्रेसियस डिस्पोरस बॉटम मशरूम जिसको अपन कहते हैं बटन मशरूम बोलते हैं। एगेरिकस बायोपर्स इनका मशरूम उत्पादन में औषधि उपयोग में उपयोग करते हैं। अगला अपना फाइलम आता है वो आता है माइक्रोस्पोरिडिया। अगला कौन सा है? माइक्रोस्पोरिडिया। अत्यंत सूक्ष्म कवक होते हैं। अनिवार्य अंत परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट इंटरसेल्युलर पैरासाइट होते हैं। जीवाणु स्पोर से द्वारा संक्रमण करते हैं। रेशम कीट जैव नियंत्रण वगैरह में और रेशम कीट में जो पेब्राइन डिजीज वगैरह फैलाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट अपना अब बात करते हैं क्रिक के वर्गीकरण की लाभ की। तो इन्होंने वो डीएनए सीक्वेंस और मॉलिसेल्युलर पॉलीजन्स के बारे में बताया था। कवकों के वास्तविक विकासीय संबंध के बारे में स्पष्ट बताया। पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी है। आधुनिक अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के मानदंडों के बारे में बताया। क्वेश्चन है 2 पादप रोग वैज्ञानिक डी बेरी और ई बटलर के बारे में बताना है। डी बेरी और बटलर के बारे में अपन को है वो बताना है। एंटोन डी बेरी की मैं बात करूं तो एंटोन डी बेरी है वो इनका जन्म है 26 जनवरी 1831 जर्मनी में हुआ था। मृत्यु 1888 के अंदर है वो हो गई थी जल्दी 50 साल जिए लगभग। एंटोन डी बेरी का अपन वैज्ञानिक योगदान की बात करें तो इन्होंने वो पादप रोगों के वास्तविक कारण को है पता किया था। एंटोन डी बेरी ने वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया कि पौधों में रोग होता है कवकों के कारण होते हैं, न कि केवल प्रतिकूल मौसम या पौधों की कमजोरी के कारण होते हैं। पहली बार केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताया था। कोजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पोटैटो लेट ब्लाइट पर इन्होंने शोध कार्य किया था। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण जो आलू के जो पचेती अंगमारी रोग है उनके बारे में इन्होंने खोज की थी। अगला है डिजीज साइकिल की अवधारणा दी थी। किसकी अवधारणा दी थी? डिजीज साइकिल की अवधारणा दी थी कि सबसे पहले वो जीवित रहता है, सर्वाइवल करता है, फिर उसको इन्फेक्शन करता है, फिर पौधे के अंदर है वो कॉलोनी स्थापित करता है, फिर है वो स्पोरो बीजाणु वगैरह बनाते हैं, उनके बाद में वापस है वो क्या करते हैं? पुनः संक्रमण करते हैं। आज प्लांट पैथोलॉजी में डिजीज साइकिल का अध्ययन इसी के आधार पर किया जाता है। हेटेरोसियम की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हेटेरोसियम की खोज की थी। पक्सिनिया गर्मिनिस के ऊपर है वो कार्य करके खोज की थी जो स्टेम रस्ट डिजीज गेहूं के अंदर फैलाता है। सिद्ध किया कि कवक अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 अलग अलग पौधों के ऊपर रहते हैं। अल्टरनेटिव होस्ट की इनको आवश्यकता रहती है जो इन्होंने हेटेरोसियम की खोज की थी जैसे गेहूं और बारबेरी के अंदर। सिम्बायोसिस शब्द दिया था। और आधुनिक माइकोलॉजी की स्थापना है वो एंटोन डी बेरी ने की थी। आधुनिक माइकोलॉजी के जनक कौन है? एंटोन डी बेरी है। एंटोन डी बेरी की 2 पुस्तक है, ये आप याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फंजाई कवक मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फंजाई पुस्तक के लेखक कौन है? एंटोन डी बेरी है। अगला है कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड बायोलॉजी ऑफ फंजाई, ये है इनके पुस्तक है।
इनको है वो अपन फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। आधुनिक शैवाल विज्ञान के जो कवक विज्ञान है, आधुनिक कवक विज्ञान के जनक भी कहते हैं। डिजीज साइकिल की इन्होंने अवधारणा दी थी, हेटेरोसिज्म की खोज की थी, सिम्बायोसिस शब्द का प्रयोग किया था, पोटैटो के लेट ब्लाइट का कारण है वो बताया था। अगले है वो अपने हैं बटलर। बटलर को भारत में आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक कहते हैं। इनका पूरा नाम है सर एडविन जॉन बटलर। कौन है? सर एडविन जॉन बटलर, ईजे बटलर, न कि जोस बटलर। ईजे बटलर है, इन्होंने सर एडविन जॉन बटलर है इनका पूरा नाम है। इनका जन्म है वो 13 अगस्त 1874 को हुआ था, मृत्यु 1943 को हुई थी। ब्रिटिश के ये रहने वाले, और अपना जोस बटलर है वो भी ब्रिटिश के ही है। इनको है वो फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया कहते हैं। भारत के अंदर है वो इन्होंने इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI में वो अलग से क्या प्लांट पैथोजन के रूप में वो पैथोलॉजिस्ट के रूप में कार्य किया था। प्लांट पैथोलॉजी की स्थापना की थी इन्होंने भारत में पहली बार। इन्होंने शुगर कैन डिजीज, कॉटन डिजीज, राइस डिजीज, व्हीट डिजीज और टोबैको डिजीज पर कार्य किया था। भारत में पाए जाने वाले जो रस्ट डिजीज है, फंजल डिजीज है, उनके ऊपर कार्य किया था। डाउनी मिल्ड्यू, बाजरा के अंदर डाउनी मिल्ड्यू की खोज है ईजे बटलर ने की थी। रेस्ट स्मेट विल्ड वगैरह की माइकोलॉजी का विकास किया भारत के अंदर। इनकी पुस्तकों की मैं बात करूं तो फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ईजे बटलर है। फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स पुस्तक के लेखक ईजे बटलर। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी टू, छठा क्वेश्चन आ गया अपने कवकों के, कवकों में प्रजनन की विधियों को है वो चित्रों के साथ से समझाना है। प्रजनन, कवकों में प्रजनन को बताना है। कवकों में प्रजनन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इस प्रकार में क्या होता है, प्रजनन में गैमेट या बीजाणु नहीं बनते हैं, जबकि नया माइसिलियम के भागों में से विकसित होता है। फिर सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन, खंडन होता है, तो इसमें माइसिलियम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से एक नया माइसिलियम बन जाता है, जैसे राइजोक्टोन या सोलेनी वगैरह। फिर है फ्यूजन, द्विखंडन। द्विखंडन में एक कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए सैकरोमाइ, जो अपने ईस्ट होता है, ईस्ट के अंदर है वो स्केरोमाइसीजा में पाया जाता है। फिर है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, मात्र कोशिका पर छोटी बड निकलती है और बाद में वो नया बड, बाद में बड है वो उससे अलग होकर नया कवक बना लेती है, जैसे सैकेरोमाइसिस, सेरेबियसिस, ईस्ट वगैरह का हुक्म होता है। स्क्लेरोटिया, स्क्लेरोटिया में क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में कवक कठोर संरचना बनाता है। प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो कवक एक कठोर संरचना बनाते हैं जिसको स्क्लेरोटियम बोलते हैं, जैसे स्क्लेरोटियम रोल फिश के अंदर पाई जाती है। राइजोफॉर्म, राइजोफॉर्म हाइफा रस्सीनुमा संरचना बनाता है। हाइपा होता है वो रस्सीनुमा संरचना बना लेता है। अगला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो केवल माइटोसिस द्वारा है वो बीजाणु बनते हैं, जैसे स्पेरोजीनस, स्पेरोजेनियो स्पोर्स जीवा बीजाणु हो गए, कोनिडिया बीजाणु हो गए, जू स्पोर बीजाणु हो गए। ये इनके है वो उदाहरण आप देख लेना। क्लेमाइडो स्पोर बीजाणु ये सब अलैंगिक बीजाणु है। ऑर्थोस्पोर आइडिया ये अलैंगिक बीजाणु है। फिर अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 चरण होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, कोशिका द्रव्य का संकलन होता है। कैरियोगेमी में केंद्रकों का संलयन होता है और जो मियोसिस होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्लाज्मोगेमी में दो गतिशील गैमेट्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं। क्या करते हैं, दो गतिशील जो गैमेट्स होते हैं, युग्म गैमेट्स होते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं। युग्मक मिलके वो किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, जैसे एलमाइसीज में। फिर गैमेटोलॉजिकल कांटेक्ट होता है, दो गैमेटेंजिया संपर्क में आते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं मिलते हैं। फिर गैमेटोलॉजिकल कॉपुलेशन होता है, इनमें संलयन होता है। उसके बाद में स्पर्मेटाइजेशन होता है, छोटे स्पर्म में वो स्त्री जेमेंटियम से निकलते हैं। उसके बाद में सोमेटोगेमी होता है, दो सामान्य हाइपी आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है प्रजनन को परिभाषित करते हैं। बीजाणु में प्रजनन की विधियों को उपयोग चित्रों से समझेगी। रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन वो जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है जिससे जाति की निरंतरता बनी रहती है। रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे के द्वारा कोई भी जीव है वो अपने समान एक नई संतान उत्पन्न करता है जिससे जो जाति की निरंतरता है वो बनी रहती है। जीवाणु में दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आनुवांशिक पुनर्संयोजन, जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन जिसको अपन बोलते हैं। जीवाणु में वास्तविक लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है बल्कि डीएनए का आदान प्रदान होता है, ये ध्यान रखना। जीवाणुओं में वास्तविक लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है। जीवाणुओं के प्रजनन की बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन होता है। जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन तीन प्रकार के से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला अपन पढ़ेंगे प्रकार, वो पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि जीवाणु में प्रजनन की सबसे सामान्य विधि है, एक जीवाणु कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं में बदल जाती है। बाइनरी फ्यूजन की प्रक्रिया ये आपको इतने याद रखने की कोई, इसमें सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद में वो सेल इलोगेरेशन होगा यानी कोशिका लंबी हो जाती है। नेक्स्ट है अपना बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में मात्र कोशिका जो पेरेंट सेल होती है उससे छोटी कलिका बनती है और धीरे धीरे ये अलग हो जाती है। फिर फ्रेगमेंटेशन, जीवाणु में कुछ तंतु में जीवाणु में कोशिका टूटकर छोटे भागों में विभाजित होती है और प्रत्येक तंतु से एक नया जीवाणु बना लेती है। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, ये वास्तविक प्रजनन नहीं होता है लेकिन कुछ जीवाणुओं में प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या बन जाते हैं, एंडोस्पर्म बन जाते हैं, बीजाणु बन जाते हैं। और जब अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये एंडोस्पर्म पुनः सक्रिय होकर नया बीजाणु बना लेते, नया जीवाणु बना लेते हैं। जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन, आनुवंशिक पुनर्संयोजन तीन प्रकार से होता है। इसमें पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने अभी पहले बात की थी, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन की डिफरेंट पढ़ा था, उसमें अपन ने बात की थी। ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें वातावरण से नग्न जीवाणु है वो बात ले लेते हैं, और ट्रांसडक्शन होता है वो बैक्टीरियोफेज से होता है। किससे होता है, जीवाणु भोजी से होता है, वो ट्रांसडक्शन होता है। उसके बाद में कंजुगेशन होता है, वो किससे होता है, इसमें दो सेक्स पिलस द्वारा है वो जुड़ते रहते हैं और प्लाज्मिक डीएनए का आदान प्रदान करता है। जो जीवाणु के अंदर पिलाई पाई जाती है, कौन सी संरचना पाई जाती है, पिलाई संरचना पाई जाती है। इस पिलाई संरचना से दो जीवाणु आपस में जुड़ जाते हैं और प्लाज्मिक डीएनए का आदान प्रदान कर लेते हैं। प्रजनन के महत्व की बात करें तो जीवाणुओं की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है, आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का विकास होता है, पर्यावरण के अनुसार है वो अनुकूल हो जाती है और रोग जनकता में वृद्धि होती है। ये इसमें अंतर है वो आप देख लेना कि अलैंगिक प्रजनन में नई कोशिकाएं बनती है। नेक्स्ट अपना डिफरेंट है पैथोजेनेसिस, रोग जनकता क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। रोग जनकता, रोग जनकता की मैं बात करूं तो पैथोजेनेसिस है पादप रोग विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके द्वारा कोई रोग जनक पौधे में प्रवेश करके उसके अंदर रोग उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में रोग जनक और पोषक पौधों के बीच में अनेक जैविक, भौतिक और रासायनिक जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। रोग जनकता का मतलब होता है कि पौधों में रोग फैलती है। कोई भी रोग जनक पौधे में प्रवेश करके उसको है वो रोग ग्रसित बनाता है, उनका अध्ययन अपन इसमें करते हैं। वह संपूर्ण जैव प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई रोग जनक पौधे में प्रवेश करके उसको संक्रमित करके उनके अंदर वृद्धि करता है और रोगों के लक्षण विकसित करता है और रोगों का प्रसार करता है, इन सभी घटनाओं को पूर्ण करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस बोलते हैं। वह संपूर्ण जैविक प्रक्रिया जिसके अंदर या जिसके द्वारा कोई भी रोगजनक पैथोजन पौधे में प्रवेश करेगा, पेनिट्रेशन करेगा, उसको इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्ट करेगा, संक्रमण करेगा, फिर वहां वृद्धि करेगा, कोलोनाइज स्थापित करेगा, कोलोनाइजेशन करेगा, रोग के लक्षण पैदा करेंगे, सिम्टम्स पैदा करेंगे और रोग का प्रसार करेगा। ये सभी घटनाएं रोग जनकता में आती है। सबसे पहले होगा वो इनोक्यूलेशन होगा, सरों पर होगा, ये रोग जनकता के चरण है, ये याद कर लेना। सबसे पहले इनोक्यूलेशन होगा, मतलब कि जो जीवन निवेश द्रव्य है वो निवेश द्रव्य आएगा, वो उसके अंदर पूर्व प्रवेश की प्रक्रिया पैदा करेगा, यानी कि पौधों के अंदर प्रवेश से पहले कुछ एंजाइम स्त्रावित करेगा जिससे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टेट और मध्य पटलिका है वो टूट जाएगी। फिर उसके अंदर प्रवेश करेगा, प्रवेश करके उनको इन्फेक्ट करेगा, उनके अंदर इन्फेक्शन फैलाएगा,
फिर उत्तकों के अंदर वृद्धि करेगा और कॉलोनी स्थापित करेगा। फिर धीरे धीरे उनके सिम्टम्स हैं वो अपन को दिखने लग जाएंगे। ये वन शॉट क्लास के अंदर मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है। वन शॉट क्लास और गैस पेपर की क्लास आप जरूर लेना, उसके अंदर अपन ने समझा रखा है। रिप्रोडक्शन बीजाणु का निर्माण करेगा, डिसमिनेशन यानी प्रसार करेगा, फैलेगा रोग स्वस्थ पौधों के अंदर, फिर है वो वहां पर जीवित रहेगा, सर्वाइवल करेगा। ये है इनोक्यूलेशन, पहली बार है वहां पर पहुंचता है, वहां पर बीजाणु जैसी संरचना वगैरह का बनाते हैं, इनके है वो अपने स्टेप हो गया, चरण की है व्याख्या हो गई। इनको आप है वो एक बार मैं ऐसे जूम कर लेता हूँ, इनको मैंने गैस पेपर की क्लास के अंदर समझा रखा है, वहां आप अच्छी तरीके से समझ लेना। और अब आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके इनको पढ़ भी सकते हो। इस चरण को मैंने वो अच्छी तरीके से वहां पर समझा रखा है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है वो आज के इस पेपर का रहने वाला है। अगला एक डिजीज लक्षणों का है वो विकास हो जाता है, फिर प्रजनन वगैरह करके रोगों का प्रसार कर देता है। रोग जनकता के महत्व की बात कर लेते हैं। महत्व की बात करें तो ये रोगों के कारणों को समझने में सहायता करता है, रोगों के कारणों को समझने में सहायता करता है, रोगों की भविष्यवाणी में उपयोग होता है, रोग नियंत्रण की रणनीति बनाने में सहायक होता है और रेजिस्टेंस वैरायटी के विकास में उपयोगी होता है। फंजीसाइड और बायो एजेंट्स के सही उपयोग में सहायता करता है। तो आज की क्लास के अंदर है वो अपन ने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन करने की वो कोशिश की और अपन ने अच्छी तरीके से पेपर सॉल्यूशन किए भी है। मुझे आशा है कि ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप है वो कमेंट कर देना, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास में वो शेयर जरूर करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब अपन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इंजॉय करते रहिए, बिना टेंशन के वो इंजॉय करिए। जिंदगी में समस्याएं आती रहेगी, उन समस्याओं से आपको घबराना नहीं है। कोई लोग आएंगे, कोई लोग जाएंगे, अभी तो आपका सेकेंड ईयर शुरू हुआ है, थर्ड ईयर में और देखना आप। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।